जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12 का जो मैथ का अग्रवाल का अनसॉल्व पढ़ रहे हैं दोस्तों। उस अनसॉल्व में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले दोस्तों, और 5 से स्टार्ट करेंगे और इसके आगे के सभी क्वेश्चन को करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आपको एक चीज और बता दें, अगर आप कोई भी अनसॉल्व लेकर पढ़ रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, अनसॉल्व का सेट जरूर मिल जाएगा। हम सेट पहला कर रहे हैं EX का, सेट 1 हमारे पास अग्रवाल का है, आपके पास राजीव का, HM का, X का है, जिसका भी है तो उसमें आप अपना सेट EX को ढूंढ लेना। ठीक है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन इसमें लिखा गया है यदि फलन f such that n tends to n, तो मतलब n tends to n का मतलब एक n हो गया आपके पास प्रांत और एक n हो गया आपके पास परिसर, मतलब ये एक है। ठीक है, इसके बाद gn tends to n, इसका मतलब ये भी एक है, और hn tends to r, ये आच्छादक है आपके पास, ये दर्शा रहा है। इसके लिए हमने जब मैथ पढ़ाया था तब आपको पूरा डिटेल इसके बारे में बता दिया था। n टेंस टू n, n टेंस टू r का मतलब क्या है, आप उस वीडियो में जाकर आराम से अध्ययन कर सकते हैं। अब अभी हम लोग अनसॉल्व का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके अनुसार ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया गया है, तो ध्यान देना। सबसे पहले हमारे पास ये दिया गया है कि fx बराबर 2x, gx बराबर 3x प्लस 4 और hx बराबर sin x, और हमारे पास ये HOGOF यानी हॉग ऑफ हॉ, ये इसे पढ़ेंगे हॉ, इसे पढ़ेंगे गॉफ, और इसे पढ़ेंगे हॉग, और इसे पढ़ेंगे ऑफ। तो दोस्तों ध्यान देना कि एक चीज आपको बता दें कि हमेशा गॉफ एक्स का फार्मूला क्या होता है, गॉफ एक्स का फार्मूला होता है दोस्तों, जी को लिखेंगे, इस ओ को हटाते हैं, उसकी जगह एक बड़ा सा कोष्टक लगाते हैं और लिख देते हैं एफ एक्स। मतलब हमने आपको कई बार इसको हटाने का हमने सिस्टम भी आपको बताया था, किस प्रकार से हटाते हैं, उसके लिए ट्रिक भी बताया था। उस वीडियो में जाकर आराम से अध्ययन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और संबंध और फलन को सर्च कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग ध्यान देना, इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लिए हमने आपका लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जब ले लेंगे तो लिखेंगे HOGOF, यहां पर हमने मान लिया x, तो इस O को हटाएंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे, इस O को हटाएंगे। पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसी में पहले गॉफ x को ज्ञात कर लेते हैं। तो गॉफ x बराबर क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले हम लोग गॉफ x को ज्ञात कर लेते हैं। तो गॉफ x बराबर हो जाएगा g, O को हटाएंगे तो fx लगा देंगे, तो ये हो जाएगा gf(x), g को g लिखेंगे, लेकिन fx के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। अब यहां से थोड़ा समझना है, g2x का मान क्या होगा। जब यहां पर g है तो यहां पर x है, तो वो x 3 के गुणा में हुआ, तो यहां पर x की जगह 2x है तो वो 3 के गुणा में 2x होगा, प्लस 4 तो प्लस 4 लिखेंगे। ठीक, यहां पर जो होगा वो 3 के गुणा में होगा, यहां पर जो होगा वो 3 के गुणा में होगा, जी के साथ जो भी होगा वो 3 के गुणा में होगा, प्लस 4 हो जाएगा। तो gx बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, g2x बराबर हमारे पास अगर 3 दूनी 6x प्लस 4, मतलब इस g2x को g2x ना कहकर ये पूरा गॉफ x का ही मान है हमारे पास। अब हम लोग ये ज्ञात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हॉग ऑफ x बराबर क्या होगा कि ये वो हटेगा तो हम लोग लगा देंगे, ये पूरा हो जाएगा गॉफ x, मतलब वो हटता है और एक बड़ा सा कोष्टक लगाते हैं। h को h लिखेंगे, इस गॉफ x के जगह हम लोग मान लिखेंगे 6x प्लस 4, तो 6x प्लस 4। अब ध्यान देना, यहां से समझने वाली बात है, x का मान है साइन x, h के साथ जो भी है वो साइन के कोणांक में है, तो h के साथ जो भी है वो साइन के कोणांक में जाएगा, यानी साइन के कोणांक में आप यहां पर x है इसलिए यहां पर x हुआ, तो यहाँ पे 6x प्लस 4 है तो 6x प्लस 4 होगा। ये हम लोगों ने कौन सा साइड हल कर लिया है, हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड हल कर लिया है। अब हम लोग राइट हैंड साइड हल करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया गया है, दिया गया है हॉग ऑफ, तो हॉग को तो हॉग लिखेंगे, इसको हटाएंगे
तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक बड़ा कोष्टक लगाएंगे, इसको छोटा कोष्टक बंद करो, बड़ा कोष्टक लगाएंगे और एफ एक्स लिखेंगे, क्योंकि हमने मान लिया कि इसके पास एक्स है। ठीक, एफ एक्स लिखेंगे, एफ एक्स का मान रखेंगे, तो हॉग को हॉग लिखेंगे हम लोग। एफ एक्स का मान हमारे पास क्या है, एफ एक्स का मान हमारे पास है 2x, तो इसके जगह लिखेंगे 2x। अब इस ओ को हटाएंगे तो फिर से एक बार इसको छोटा कोष्टक लिखो, फिर से एक बार हम लोग बड़ा कोष्टक लगाएंगे, तो ये हो जाएगा g2x। अब g2x का मान क्या है, g2x का मान ध्यान देना, g2x का मान यही तो है, g2x, ये g2x का ही मान है। g2x बराबर 3 दूनी 6x प्लस 4, तो g2x का मान हो गया है 6x प्लस 4। अब h की जगह ध्यान देना कि यहां पर x है इसलिए sin x हुआ, तो यहां पर हो जाएगा sin 6x प्लस 4। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल्स है। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये लिखा गया खा नंबर 5 का खा। तो 5 का खा में क्या लिखा गया है, हम लोग लिखेंगे उत्तर 5 का खा। उत्तर 5 के खा में लिखा गया है ए बराबर आप व्यू में -3 5 4, और इसके बाद b बराबर 1 -2 7। और सिद्ध कीजिए कि हमें सिद्ध करना है कि ए बी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि हमारे पास ए बी ट्रांसपोज करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्ताव्यू। परिवर्ताव्यू का मतलब पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। ए बी का मतलब ए और बी का करेंगे गुणा, तो ए का मान हमारे पास क्या हो गया -3 5 और 4, और बी का मान हो गया हमारे पास 1 -2 7। जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो क्या कैसे करेंगे, ए बी बराबर पहले लिखेंगे 3 एकम 3, ठीक, इसका इसके साथ हो गया। अब 3 दूनी 6, माइनस माइनस ये माइनस प्लस, 3 सते 21, इसका इसमें करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सते 35, इसका इसमें करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी ये हो गया 8, और 4 सत्ते 28। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका गुणा कर लिया। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए बी ट्रांसपोज का मतलब हो गया इसका परिवर्ताव्यू, तो मतलब हो गया पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति बदलेंगे, मतलब इस पंक्ति को इस स्तंभ में लिखेंगे 3 6 21 को ऐसे लिखेंगे -3 6 21, इसको इस प्रकार से लिखेंगे 5 10 और 35, इसको लिखेंगे 4 -8 28, इसको इस प्रकार से लिख देंगे। ये हमने कौन सा साइड हल कर लिया है, ये हमने कर लिया है राइट हैंड साइड, इसको लिख देते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, इसको लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब जब राइट हैंड साइड हल करेंगे तो यहां पर पहले हम लोग बी ट्रांसपोज ज्ञात कर लेते हैं। बी ट्रांसपोज का मतलब हो गया है, बी ट्रांसपोज का मतलब हो गया है 1 2 7 को ऐसे लिखेंगे, 1 -2 7, इसको स्तंभ में लिखेंगे, और ए ट्रांसपोज को ऐसे लिखेंगे, ए ट्रांसपोज को स्तंभ को पंक्ति में -3 5 और 4, इसको इस प्रकार से लिख देंगे। अब इसका गुणा करेंगे, किसका गुणा करेंगे, थोड़ा सा यहां पर लाइनिंग कर देते हैं जिससे कि आपको भी समझ में आए आसानी से। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का गुणा करेंगे, तो हम लोग जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 1 -2 7, गुणा कर रहे हैं -3 5 4, -3 5 और 4, तो इसका गुणा करेंगे 1 3 3, 1 5 5
और 1 चौको 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, 7 तिया 21, 7 पना 35 और 7 चौक 28। यहां पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर कैसे आ गया? यहां पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में ही। कैसे मिस्टेक हो गया कि यहां पर -21 है तो यहां पर -21 होना चाहिए था। बाद बाकी हमारा आंसर सेम है। तो हम लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के खा को हल कर लिया है। अब आपका स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे का सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वें का गा करेंगे। साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 बराबर पाई को हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए दोस्तों हम लोग 2 फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। 2 फार्मूला कौन कौन सा यूज करेंगे पहले इसको देख लेते हैं। 2 फार्मूला हमारा इस प्रकार से यूज करेंगे कि साइन इनवर्स को भी टेन इनवर्स में बदलेंगे। तो साइन इनवर्स यक्स बराबर फार्मूला होता है टेन इनवर्स यक्स बटे अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। और दूसरा फार्मूला यूज करेंगे कॉस इनवर्स यक्स बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर बटे यक्स। पर यक्स का काम कर रहा है ये और यहां पर यक्स का काम कर रहा है ये 4/5। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स यक्स की जगह लिखेंगे 12/13 अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 और 13 का वर्ग 169 प्लस कॉस इनवर्स यक्स की जगह यानी अंडर रूट 1 माइनस यक्स की जगह लिखेंगे 4/5 का स्क्वायर यानी 16/25 और बटे हो जाएगा 4/5 और प्लस टेन इनवर्स 63 का टेन इनवर्स 63/16 ही रहेगा। अब हम लोग टेन इनवर्स 12/13 बटे 69 एकम 69 से 144 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 25 अंडर रूट में, तो बचेंगे 25/169 प्लस कॉस इनवर्स 25 एकम 25, 25 से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, तो अंडर रूट में 9/25/4/5 और प्लस टेन इनवर्स 63/16। अब हम लोग क्या करेंगे कि टेन इनवर्स 12/13 को लिखेंगे 25/169। 25 किसका वर्ग है 5 का, 169 है 13 का प्लस कॉस इनवर्स 9 है 3 का वर्ग, 25 है 5 का वर्ग बटे 2/4/5 और प्लस टेन इनवर्स 63/16। 5 से 5 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा टेन इनवर्स, ये बचा 12/5 और कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स 3/4, ये हो जाएगा 3/4 और प्लस टेन इनवर्स 63/16। एक दोस्तों यहां पर फार्मूला और एक यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे देखो, इसको मान लेंगे x और इसको मान लेंगे y और फार्मूला यूज करेंगे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। तो यहां पर ये फार्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x y। जब इसका फार्मूले का यूज करेंगे, इस फार्मूले के अनुसार मान जब रखेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x की जगह रखेंगे 12/5 प्लस y की जगह रखेंगे 3/4 प्लस बटे 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4 और प्लस ये वाला टेन इनवर्स 63/16 ही रहेगा 63/16। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, इसका एलसीएम हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 12, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, इसका इसमें गुणा करेंगे 5 तिया 15 बटे इन दोनों का हो जाएगा 20, तो 20 एकम 20 माइनस 12 तिया 36 बटे 5 को 20 और प्लस टेन इनवर्स
63/16। इस 20 से इस 20 को हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास tan इनवर्स, ये दोनों इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13 का 3 बचा 1, 4 5 और 1 6 बटे इन दोनों से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 6 से ये बचेगा और 16, वो भी माइनस का बचेगा 16 और प्लस tan इनवर्स 63/16। यहां पर भी tan इनवर्स 63/16 और यहां पर भी tan इनवर्स 63/16, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें माइनस है और इसमें प्लस है। इसके लिए फिर से एक बार हम लोग क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे x और इसको मान लेंगे y और फार्मूला हम लोग ये वाला यूज करेंगे। जब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि दोस्तों यहां पर थोड़ा इक्वल्स का निशान लगा देते हैं। tan इनवर्स x की जगह 63 माइनस का 16 प्लस y 63/16 बटे 1 माइनस एक्स वाई, तो 63/16 इंटू 63/16, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद ये क्या बचा कि tan इनवर्स 0 ऊपर बचा 0 और 0 बटे संख्या 0 बटे संख्या क्या होता है 0 बटे संख्या जो है tan इनवर्स 0 और ये tan किसका मान है, ये tan मान है 180 का और ये हो गया आंसर। क्लियर दोस्तों। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का घा। दोस्तों 5 का घा जो है वो हमारा ग्राफ विधि से है, तो इसके लिए आप इतने का ही पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद 5 का घा करते हैं। अब देखिए 5वें का घा करेंगे। आलेखी विधि द्वारा निम्न अवरोधों के अंतर्गत रैखिक प्रोग्रामन समस्या z बराबर 200x, क्या दिखा गया हमारे पास z बराबर 200x प्लस 500y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है और हमारे पास क्या दिया गया x प्लस y 2y बराबर नहीं इज ग्रेटर देन इक्वल्स 10 और 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल्स 24 और x इज ग्रेटर इक्वल्स 0, y इज ग्रेटर इक्वल्स 0। अब एक चीज यहां पर आपको समझना है कि इसको हम लोग जब हल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग हमारे पास क्या लिखा गया है कि इसका न्यूनतम माने कम मान, अधिकतम माने बड़ा मान ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, इस समीकरण को हल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 0। एक बार x बराबर 0 रखना है, एक बार y बराबर 0 रखना है, ठीक है, सॉरी 0 नहीं 10 है यहां पर। एक बार x बराबर 0 रखना है, एक बार y बराबर 0 रखना है। तो उसके लिए हम लोग यहां पर बराबर भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा बराबर भी है, 10 से बराबर भी है और बड़ा भी है, तो हम लोगों ने 10 ले लिया, इसको मान लिया समीकरण 1। अब एक चीज यहां पर ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर 10, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 5। इसके लिए बिंदु जो होगा हमारे पास, बिंदु होगा 0,5, x का मान पहले लिखा था। इसके बाद हम लोग y बराबर 0 रखेंगे तो ये जगह x और ये हो गया 0, तो x बराबर 10। इस पर बिंदु जो हो गया, बिंदु हो गया आपके पास 10,0। क्लियर हो गया दोस्तों। आपके बाद दूसरा समीकरण हमारे पास क्या दिया गया, दूसरा समीकरण दिया 3x प्लस 4y बराबर हम लोग 24 बराबर ले रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार x बराबर 0 रखेंगे, एक बार y बराबर 0 रखेंगे। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो 4y बराबर 24, तो ये कैंसिल हो जाएगा 6। तो हम लोग कहेंगे y बराबर कितना आ गया 6। इस पर जो बिंदु आएगा, बिंदु हो जाएगा 0,6। इसके बाद हम लोग ये वाला लिखेंगे, फिर से एक बार 3x प्लस 4y। नहीं एक काम करते हैं, यहां पर अब की बार
y बराबर 0 लेंगे तो ये वाला मान 0, 3x बराबर 24, तो 3x बराबर 24, 3 अट्ठे 24, तो x बराबर हो गया 8 है, और बिंदु जो हो गया हमारे पास, बिंदु हो गया 8,0। अब एक चीज और करना है दोस्तों, करना क्या है, हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने से पहले हम लोग समीकरण इसको मान लेते हैं 2, समीकरण को हम लोग हल करेंगे। समीकरण को हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से, अगर प्लस प्लस है तो घटाओगे, प्लस माइनस है तो जोड़ोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, समान चीज इसलिए घटाने पर, तो इसमें 3 का गुणा कर रहे तो ये हो जाएगा 3x, 3 दूनी 6y, और ये हो जाएगा 10 या 30। इसमें किसी का गुणा नहीं कर रहे हम लोग, तो 3x प्लस 4y बराबर 24। घटाने पर माइनस माइनस, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये कैंसिल हो गया। ये घटेगा तो बचेगा 2y, और ये घटेगा तो बचेगा 6, ये कैंसिल करेंगे 2 3 6, तो y बराबर हो गया आपके पास 3। अब हम लोग करते क्या है कि y का मान चाहो तो समीकरण 1 में रखो और चाहो तो समीकरण 2 में रखो, मान आंसर तो आना ही है। तो समीकरण 1 में रखने पर x की जगह x लिखेंगे, प्लस y के जगह हम लोग लिखेंगे 3 और बराबर 10, x तो x लिखेंगे बराबर, ये 3 दूनी 6, उधर पक्षांतर कर देंगे तो 10 माइनस 6, तो x बराबर ये हो जाएगा 4। तो इस कंडीशन में बिंदु आ गया हमारे पास 4,3, ये 4,3। अगर हम लोग ग्राफ का निरूपण करेंगे, ग्राफ को बनाएंगे, तो ग्राफ बनाते समय सबसे पहले हम लोग बनाते हैं चतुर्थांश। तो इस प्रकार से जब चतुर्थांश बनाएंगे, इस प्रकार से चतुर्थांश बनाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास x अक्ष, ये होता है हमारे पास x डैश अक्ष, ये होता हमारे पास y अक्ष, ये वाला, और इसको हमने मान लिया y डैश अक्ष। x का मान कहां से कहां तक जाना है, अधिकतम मान कितना है, x का मान अधिकतम है 10, यहां पर 10 है और यहां पर 8 है, तो मान लिया कि ये हो गया 10 और इसे मान लिया हमने 8 मान लिया, ठीक मान लिया। अब आप तो एक से दर्शा देना, हमने इसको मान लिया 8 है, इसको मान लिया 10। y का मान कहां से कहां तक जाना है, y का मान है आपके पास, एक है 5 और दूसरा है 6, तो इसे मान लिया हमने 5 और इसे मान लिया हमने 6। ध्यान देना फिर से एक बार, y का मान ये 5, y का मान ये 6, x का मान ये 10 और x का मान ये 8, ठीक। x 6 मिलेगा 8 से, 6 मिलेगा 8 से, 6 को मिलाएंगे हम लोग 8 से, इस प्रकार से। 5 मिलेगा 10 से, 5 को मिलाएंगे 10 से। तीनों रेखाएं कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, देखो तीनों रेखाएं, देखो एक रेखा ये और ये वाला भाग हो गया हमारा छायांकित, ये हो गया छायांकित न्यूनतम भाग, इतने वाले भाग का हम लोगों को छायांकित करना है, क्योंकि तीनों रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद करे उसे हम लोग करते हैं छायांकित। अब न्यूनतम मान ज्ञात करना है, न्यूनतम मान के लिए क्या करेंगे, न्यूनतम मान के लिए हमारे पास दिया गया है, सबसे पहले बिंदु क्या है, सबसे पहला बिंदु है 0,5, तो 0,5, तो अब मान क्या दिया गया, z बराबर 200, z बराबर 200 x प्लस 500 y, तो z बराबर 200 इंटू x का मान है 0 और 500 y का मान हो गया 5, तो z बराबर ये हो गया है, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 2500, ठीक। अब की बार बिंदु कौन सा लेंगे, बिंदु लेंगे हम लोग 10,0, तो 10,0 पर हमारे पास क्या होगा, z बराबर इस 200 को 200 लिखेंगे इंटू 10 और प्लस 500 इंटू 0,
तो ये तो आपके पास 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला आपके पास हो जाएगा 2000। तो z बराबर ये आपके पास हो गया 2000। अब की बार बिंदु कौन सा लेंगे? अब की बार बिंदु लेंगे हम लोग 0,6। तो 0,6 लेंगे तो z बराबर क्या आ जाएगा? z बराबर यहीं पर रखना है सब मान। तो 200 इंटू इसके बाद हम लोग क्या रखेंगे? 200 इंटू x की जगह 0 प्लस 500 इंटू 6, अर्थात ये हो जाएगा z बराबर 3000। और इसके बाद हम लोग अब रखेंगे बिंदु कौन सा? अब रखेंगे बिंदु हम लोग 8,0, z की जगह रखेंगे 8,0। तो यहां पर रख देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहां पर रख देते हैं। z बराबर ये हो जाएगा 8,0, यानी 8,0 पर वही पर मान रखना है। तो 200 इंटू 8 प्लस वो तो 0 हो गया, तो z बराबर ये हो गया 1600। हम लोगों ने सभी मान ज्ञात कर लिया। तो ये 1600, ये 3000, ये 2000, ये 2500 न्यूनतम मान पूछा गया है। तो न्यूनतम मान मतलब कम वाला मान। तो कम मान हमारे पास क्या आ गया? तो हम लोग कहेंगे कि न्यूनतम मान हो गया हमारे पास 1600 और इसको कर लेंगे दोस्तों हम लोग आंसर। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग 11 नंबर करेंगे। इसमें लिखा गया वक्र y बराबर x स्क्वायर तथा रेखा y बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले दोस्तों ध्यान देना कि यहां पर ये आपका जो समाकलन के अनुप्रयोग है उसमें हमने आपको पढ़ाया था, उसमें जाकर जरूर देखना उस वीडियो को। तो ये आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाद में यहाँ पर भी हम पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि सबसे पहले ये y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x दिया गया है, ये हो गया वक्र, ये हो गया रेखा। इसके लिए परवलय के लिए 4 समीकरण हमने आपको बताया था। परवलय के 4 समीकरण, एक होता है y स्क्वायर बराबर 4ax, एक y स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax, ये दोनों ही x अक्ष पर है। एक होता है x स्क्वायर बराबर 4ay, एक x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay, ये दोनों y अक्ष पर है। तो वही यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर सबसे पहले इसका हम लोग चित्र द्वारा समझते हैं। पहले चित्र का निरूपण करते हैं। जब चित्र बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे इसमें चित्र में क्या क्या है। कि सबसे पहले एक बना लेंगे चतुर्थांश। ये क्या है? रेखा y बराबर x। तो y बराबर x के लिए रेखा हमारा ये होता है। ये जो रेखा होता है ये y बराबर x के लिए है। ये रेखा किसके लिए है? y बराबर x के लिए रेखा है। इसके बाद y बराबर x स्क्वायर, तो y बराबर x स्क्वायर प्लस वाले में परवलय हमारा इस प्रकार से होता है। अब घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घिरे, ये परवलय किसके लिए हो गया? ये परवलय हमारा हो गया है y बराबर x स्क्वायर के लिए। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इतना हिस्सा घिरा हुआ है, तो इतने हिस्से का हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल। इसके लिए बिंदु चाहिए, यहां का बिंदु और यहां का बिंदु। यहां का बिंदु तो हमारे पास 0,0 होता ही है क्योंकि मूल बिंदु है। तो यहां का बिंदु क्या होता है? 0। यहां से यहां तक का क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए यहां का भी बिंदु चाहिए। तो बिंदु ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बिंदु को ज्ञात करने के लिए इन दोनों को हल करेंगे। तो y और y ये दोनों को बराबर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? दोनों आपस में y का ही तो मान है। तो हम लोग करेंगे x स्क्वायर बराबर x कर लेंगे। तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। तो हम लोग करेंगे क्या कि x स्क्वायर माइनस x बराबर 0। इन दोनों में x ले लो कॉमन, तो x माइनस 1 बराबर 0। तो एक बार x बराबर 0 आ गया और एक बार x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1। इसको उधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहां का मान आ गया आपके पास इतना हिस्सा, ये हो गया आपके पास 1। तो हम लोग 0 से 1 तक ज्ञात करेंगे। 0 से 1 तक ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? y2 माइनस y1 dx। लिमिट होता है a से b। अब यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट a से b, तो लिमिट कहां से कहां तक लेंगे? 0 से 1 तक सॉल्व कर रहे हैं। तो 0 से 1 y2 माइनस y1, तो y2 हमारा ये हो गया, y1 ये हो गया। तो x माइनस x स्क्वायर ये हो गया dx। ठीक है।
इसके बाद हमारे पास जीरो, इसका समाकलन कर देते हैं। समाकलन जब कर देंगे तो यक्स का समाकलन, समाकलन में जितना भी घात होता है उसमें एक जोड़ा जाता है, वही बटे में रहता है। तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस इसमें हो जाएगा यक्स घात 3 बटे 3, मतलब जो भी घात है उसमें एक जोड़ देते हैं, वही बटे में लिखते हैं। अब लिमिट वाले में लिमिट लेने पर, इसमें हम लोग लिमिट लेंगे, तो लिमिट लेने पर जब लिमिट लेंगे सबसे पहले अपर लिमिट लिया जाता है, इसके बाद लोअर लिमिट लिया जाता है। अपर लिमिट लेंगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां एक रखेंगे, जहां जहां एक्स है वहां 0 रखेंगे। जब लोअर लिमिट लेंगे तो 1 का वर्ग बटे 2 और माइनस 1 का क्यूब बटे 3। अब जब इसका लिमिट लेंगे तब इसमें माइनस लगाते हैं, तो माइनस 0 बटे 2 माइनस माइनस प्लस का 0 बटे 3, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 का 1 बटे 2 हो गया ये, और माइनस 1 बटे 3 का 1 बटे 3, ये तो 0 का 0 हटाओ इसको। फिर इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6 3 1 कम 3 माइनस 2 1 कम 2, तो 1 बटे 6 जो है ये वर्ग इकाई। ये क्या आ गया है, ये आ गया आंसर हमारे पास घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल का आंसर हमारे पास 1 बटे 6 वर्ग इकाई। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास हम लोग करेंगे 5वें का, इंडिया तो हो गया, अब 5वें का 4 नंबर करेंगे हम लोग। सभी खंड दोस्तों हल ही करना है इसमें, तो उत्तर हम लोग 5वें का 4 करेंगे। 5वें का 4 में क्या लिखा गया है कि 6 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, केवल 2 चित आने की प्रायिकता क्या है। 6 सिक्के, कुल सिक्के कितने हो गए 6, तो हम लिखेंगे कुल सिक्के, यानी यन से लिखेंगे, कुल को यन से लिखते हैं, तो कुल सिक्के हो गए आपके हमारे पास 6, केवल 2 चित आने की प्रायिकता, तो केवल 2 चित, तो केवल 2 चित यानी चित जो रियल होता है, रियल में जो आने ही वाला है उसको हम लोग आर से दर्शाते हैं, तो 2 चित यानी आर बराबर हो गया 2। संख्या को यन से, जिसके बारे में जितना कहा जाए, जो रियल नंबर होता है उसको आर से दर्शाते हैं। 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग इसको जब हल करेंगे तो कुल सिक्के हमारे पास हो गए 6। सिक्के के पहलू दोस्तों हम लोग जानते हैं, सिक्के के पहलू क्या होते हैं, 2 कौन कौन सा, एक हेड और एक टेल। जिसमें से चित्त क्या होता है, चित्त होते हैं 1 और पट होता है 1, चित्त होता है 1 पट होता है 1, यानी चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता निकालेंगे। चित्त आने की प्रायिकता, चित्त कितना होता है 1, उसके चित्त आने की प्रायिकता क्या होगा 1 बटे 2, यानी समझिए पहले चित्त आने की प्रायिकता 1/2, मतलब चित्त 2 नहीं लेंगे, क्योंकि ये 2 तो हो गए चित्त। इसमें क्या कहा गया, 2 बार 6 सिक्के एक साथ उछाले गए, केवल 2 चित्त आने की प्रायिकता। 6 सिक्के को उछाल देंगे, 6 में से 2 चित्त आने की प्रायिकता, 2 चित्त आने की प्रायिकता में ज्ञात करना, और हो सकता है 2 चित्त ना भी आए तब, लेकिन 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करना, इसलिए चित्त ना आने की प्रायिकता, चित्त ना आने की प्रायिकता, आने यानी हम लोग कहेंगे पट की प्रायिकता। पट की प्रायिकता क्या होगा, यानी चित्त की भी प्रायिकता 1, ना आने वाले में 1 से घटाते हैं हम लोग, ना आने वाले में 1 से घटाते हैं, तो 1 माइनस 1 बटे 2, तो 2 1 कम 2 से 1 घट गया, तो हो गया 1 बटे 2। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग बर्नौली का नियम लगाते हैं। किसका नियम लगाते हैं, बर्नौली नियम से। बर्नौली नियम क्या होता है दोस्तों, बर्नौली नियम में ये नियम होता है, बर्नौली के नियम में होता है NCR P की घात N माइनस P की घात R, P की घात R और Q की घात N माइनस R। ये होता है बर्नौली का नियम। बर्नौली का नियम क्या होता है, बर्नौली का नियम होता है NCR P की घात R Q की घात N माइनस R। P का मतलब क्या हो गया, ये वाला मान हमारे पास हो गया P, ये हो गया हमारे पास P,
ये हो गया हमारे पास Q, ये हमारे पास R हो गया, ये हमारे पास N हो गया। तो हमारे पास इस सभी मान है, केवल हल करना है इसको। जब हल करेंगे तो NCR, तो N की जगह लिखेंगे 6, तो हम लिखेंगे 6C2, और इसके बाद P की जगह लिखेंगे 1/2, तो 1/2 की घात R, R का मतलब हो गया 2, और Q की घात यानी 1/2 की घात हो जाएगा 6 - 2। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे। वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होता है आपके पास दोस्तों NCR, जो कि होता है N फैक्टोरियल बटे R फैक्टोरियल कोष्टक में N - R फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स से है, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास ये वाला हो गया N, ये वाला हो गया R, तो 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, N - R मतलब 6 से 2 घटाएंगे तो 4 फैक्टोरियल इंटू 1/2, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग हो गया 4, इंटू 1/2 की घात कितना हो गया 4, 1/2 की घात हो गया 4। अब फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणा, यानी क्रम से गुणा करना। कैसे, मान लो कि ये हो गया 6, तो 6 × 5 × 4, 4 फैक्टोरियल पे अगर रोक देंगे, क्यों, क्योंकि इसको कैंसिल करेंगे ना, और 2 को लिखेंगे 2 × 1, और इंटू 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल ही लिखेंगे, और इंटू 1/4 इंटू 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना हो गया, 2 का वर्ग नहीं, 1 की घात 4 का मान 1 और 2 की घात 4 का मान हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। कैंसिल करो 4 फैक्टोरियल से, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 2 से हो गया 2 × 3 = 6। अब तो कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15, ये हो गया 3 × 5 = 15, और ये हो गया 16 × 4 = 64। तो हम लोग कहेंगे कि जो प्रायिकता है, प्रायिकता हमारे पास क्या आ गया, प्रायिकता आ गया 15/64। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं इस क्वेश्चन का ये हो गया आंसर। इसी प्रकार दोस्तों हम लोगों ने 5वें का भी सभी पार्ट्स को हल कर लिया है दोस्तों, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।